हेलो दोस्तों। आज हम अपनी एट्थ क्लास के हिस्ट्री का जो हम एट्थ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में जानेंगे कि जो महात्मा फुले थे, ज्योतिबा राव फुले, उन्होंने उस समय की जो समाज में कुरीतियाँ थी उनके ऊपर किस प्रकार से प्रहार किया और अपनी तरफ से क्या योगदान दिया। तो सबसे पहले आज इस कड़ी में हम जानेंगे महात्मा फुले, जो ज्योतिबा राव फुले थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी। क्या नाम था पुस्तक का? गुलामगिरी नाम की पुस्तक थी। ये पुस्तक कब लिखी गई थी? ये पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा 1873 को। कब लिखी गई थी? 1873 में ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी। पुस्तक लिखने का प्रमुख कारण क्या था? किस लिए इन्होंने पुस्तक लिखी थी? किन को ये पुस्तक जो है डेडिकेट की थी, उन्होंने किन को समर्पित की थी? तो ये पुस्तक जब उन्होंने 1873 में लिखी थी तो उससे पहले अमेरिका के अंदर एक गृह युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। उस समय की कहानी क्या थी कि 1963 और 64 के समय जो गृह युद्ध चल रहा था अमेरिका के अंदर, वहाँ पे गोरे और श्वेत लोगों के बीच ये युद्ध था, यानी निम्न जाति के लोगों के बीच और अपर कास्ट लोगों के बीच। तो उसमें जब अपर कास्ट के लोगों ने निम्न कास्ट के लोगों को विभिन्न प्रकार के जो अधिकार दिए थे, उनको, यानी वे लोग जो निम्न जाति के लोग थे जिन्होंने अपर जाति के खिलाफ ये संघर्ष किया था, उनको ये पुस्तक समर्पित की थी। किन्होंने? ज्योतिबा राव फुले जी ने। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन है ये, क्या है, कहाँ से हैं। तो देखिए, वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग्स द लो कास्ट लीडर्स वाज ज्योतिबा राव फुले। ये कौन थे? ज्योतिबा राव फुले थे, जो कि निम्न जाति से संबंध रखते थे और उस समय के सबसे महान नेताओं में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म 1827 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1827 के अंदर। ही स्टडीड इन स्कूल्स सेट अप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। कहाँ पर इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी? जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उन्होंने कुछ संस्थाएं खोली थी। जैसा कि हमने एडम के बारे में जाना था, उन्होंने कहाँ पे खोली थी? सेरामपुर के अंदर जो संस्थाएं खोली थी। इस प्रकार की संस्थाओं के अंदर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप हिज ओन आइडियाज। जब ये बड़े हुए तो उन्होंने शिक्षा के बारे में अपने खुद के विचार तैयार किए और जो अनजस्टिस चल रहा था समाज के अंदर जातीय आधार पर, उसके खिलाफ इन्होंने अपने विचारधाराएं तैयार की, विचारधाराएं बनाई। ही सेट आउट टू अटैक ब्राह्मण्स, यानी जो ब्राह्मणवादी विचारधाराएं थी उन पर इन्होंने कड़े प्रहार किए और ये दावा किया दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स। ये जो ब्राह्मणवादी विचारधारा वाले लोग जो दावा करते थे कि वो अन्य से क्या है, सुपीरियर हैं, बेहतर हैं, सिंस देवर आर्यंस, क्योंकि ये अपने आप को बेहतर क्यों मानते थे? ये अपने आप को आर्य प्रजाति के लोग मानते थे। क्या मानते थे? अपने आप को आर्य लोग मानते थे। फुले ने क्या किया इसके ऊपर? कौन? ज्योतिबा राव फुले आर्ग्यूड दैट आर्यंस वर फॉरनर्स। इन्होंने क्या बताया कि आप अपने आप को आर्यंस बताते हो, तो आर्य लोग तो विदेशी लोग थे। आर्य लोग कौन थे? विदेशी लोग थे। हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, जो इस उपमहाद्वीप में बाहर से आए थे। एंड डिफीटेड द सब्जुगेटेड, और यहाँ की जो जनता थी उनको उन्होंने क्या कर दिया था? हरा दिया था। द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, जो कि इस धरती के वास्तविक स्वामी थे, उनको हराया। दोज हु हैड लिव्ड हेयर फ्रॉम सेंचुरीज, जो कि सदियों से यहाँ पर रह रहे थे, उन लोगों को आर्यंस ने हराया। और इस प्रकार से ये भूमि देखी जाए तो आर्यंस की ना होकर के किन की है? जो यहाँ के नेटिव लोग हैं उनकी हैं। अकॉर्डिंग टू फुले, अब इन्होंने क्या कहा? द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। इसलिए जो अपर कास्ट के, सो कास्ट, अपर कास्ट जो जनजातियां हैं, लोग हैं, जातियां हैं, इनका इस धरती पे किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। इन रियलिटी, वास्तव में क्या है? द लैंड बिलोंग टू द इंडिजीनियस, जो यहाँ के इंडिजीनियस मतलब इस धरती से संबंधित, यहाँ से संबंधित जो लोग हैं। कौन? द सो कॉल्ड लो कास्ट, जिनको क्या आप निम्न जाति का बोलते हैं, ये इनसे संबंधित जमीन है। तो इस जमीन पर आपका क्या अधिकार है? तो फुली क्लेम्ड दैट बिफोर आर्यंस रूल देयर एग्जिस्टेड ए गोल्डन एज। ये किधर इशारा कर रहे हैं? ये इशारा कर रहे हैं आपके जो गुप्त डायनेस्टी उस तरफ, कि आर्यों के आने से पहले यहाँ पर क्या, कैसा शासन चलता था? यहाँ पर जो है एक स्वर्ण युग हुआ करता था। व्हेन वॉरियर पीजेंट्स टिल्ड द लैंड, जो वॉरियर योद्धा थे, किसान जो योद्धा का भी काम करते थे, क्षत्रिय का भी काम करते थे, जमीन भी जोतते थे, शासन करते थे। कौन? मराठा लोगों के बारे में बताया जा रहा है। जस्ट द फेयर वेज, वो एक न्यायिक तरीके से यहाँ पे शासन चलाते थे। ही प्रोपोज्ड दैट शूद्रास लेबरिंग कास्ट, शूद्रा किनको बोला गया था? जो लेबरिंग कास्ट थे,
जो पोर्टर थे, वीवर थे, इनको शूद्र बोला गया था। ये कहते हैं इनके ऊपर क्या किया गया, जो अति शूद्र आज थे, जिनको अनटचेबल माना गया था इन लोगों के द्वारा, शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये सभी लोग एकजुट होंगे और आप जिस प्रकार का ये जो समाज के अंदर जो भेदभाव कर रहे हैं, अलगाववाद की नीति अपना रहे हैं, इसके ऊपर ये क्या करेंगे, कटाक्ष करेंगे, इसकी आलोचना करेंगे, इसको चुनौती देंगे। द सत्यशोधक समाज एंड एसोसिएशन फूले फाउंडेड। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका ये कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। इन्होंने इसकी कहाँ पे की थी? महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना की थी। क्यों? प्रोपोगेटेड कास्ट इक्वलिटी। क्या चाहते थे इसके माध्यम से? ये इसके माध्यम से चाहते थे समाज के अंदर समानता। अब यहाँ पे देखिए, मी हेयर एंड यू ओवर देयर, कि हम यहाँ और तुम कहाँ। भाई हम यहाँ के थे। यहाँ पे ज्योतिबा फूले के बारे में देखिए, फूले वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म दैट वाज प्रीच्ड बाय अपर कास्ट लीडर्स। देखिए जो उच्च जाति के लोग थे और जिन्होंने राष्ट्रीय जो कि एंटी कॉलोनियन था, उपनिवेशवाद के खिलाफ जो राष्ट्रीय धारा का प्रचार किया था, उसके खिलाफ, उसके साथ ये इसको स्वागत करते हैं। द ब्राह्मण्स हैव हिडन अवे द स्वॉर्ड ऑफ देयर रिलीजन, कि ब्राह्मणों ने क्या कर दिया है, अपने जो तलवार है उसको छिपा लिया है। हैज कट द थ्रोट ऑफ द पीपल्स, और इससे लोगों के, जिस तलवार से लोगों का गला रहता था, गला काटा था, वो उन्होंने तलवार को छुपा लिया है। प्रोस्पेरिटी एंड नाउ गो अबाउट पोजिंग एज ग्रेट पैट्रियट्स ऑफ देयर कंट्री, जो कि इस धरती के क्या थे, इसके वास्तविक क्या थे भैया, इस धरती के वास्तविक देशभक्त थे। दे गिव हिज एडवाइस, उन्होंने अपनी सलाह दी टू ओवर शूद्रा को, क्या, मुस्लिम एंड पारसी लोगों को, यूथ दैट अनलेस वी पुट ऑल अवे ऑल क्वारलिंग अमंगस्ट आवरसेल्फ, कि जब तक हम अपने मतभेदों को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम इस चीज़ को क्या नहीं कर सकते, अपने देश को नहीं बचा सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, डिविजन्स जो हमारे अंदर है, हाई एंड लो का जो डिवीज़न है, एंड कंट्री एंड कम टुगेदर, ये जब तक इन भेदभाव को बुलाकर साथ नहीं आएंगे, और कंट्री विल नेवर मेक एनी प्रोग्रेस, हमारा देश जो है वो उन्नति नहीं कर पाएगा। इट विल बी यूनिटी टू सर्व देयर पर्पजेज, हमारे जो उद्देश्य हैं उनको सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। एंड देन इट विल बी मी हियर एंड यू ओवर देयर अगेन। इस प्रकार से हम हमारा यहाँ पर शासन स्थापित कर पाएंगे और यहाँ से विदेशियों को निष्कासित कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इन 1873, जो हमने ऊपर बताया था कि 1873 के अंदर इन्होंने क्या किया था, गुलाम गिरी नामक एक पुस्तक लिखी थी, मीनिंग स्लेवरी। इसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है दास्ता। तो यानी दास्ता से मुक्त के लिए जो बंगाल, उसके अंदर अमेरिका के अंदर जो दास्ता से मुक्ति के लिए वहाँ के लोगों ने जो अभियान चलाया था, सम 10 ईयर्स बिफोर, यानी लगभग इसे 10 साल पहले, यानी 1863 और 64 के आसपास की कहानी थी। उस समय की ये कहानी बता रहे हैं कि उस समय वहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ किस प्रकार से इन्होंने ये संघर्ष किया था। ये 110 की कहानी रहेगी लेटर। तो उन लोगों के साथ इन्होंने उसको ये समर्पित किया था। द अमेरिकन सिविल वॉर हैड फोर्ट, ये अमेरिकन सिविल वॉर लड़ा गया था। ये जो पुस्तक लिखी गई इससे ठीक 10 साल पहले के आसपास के, यानी 1863-64 के आसपास। लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका, जिससे कि अमेरिका के अंदर क्या हो गया था, दास्ता खत्म हो गई थी। फुली डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल, उन सभी जो योद्धाओं को, जो इन्होंने उस संघर्ष के अंदर पार्टिसिपेट किया था, उनको ये पुस्तक उन्होंने अपनी समर्पित की थी। तो आगे देखते हैं आगे क्या कुछ बताया जा रहा है, इनके द्वारा क्या कुछ किया गया। यही बताया जा रहा है कि दोज अमेरिकन्स हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स, यानी जो दासों की मुक्ति के लिए जिन्होंने संघर्ष किया था, उन लोगों को समर्पित की थी। Thus establishing a link between the condition of the lower caste in India and the black slaves in America। और इस प्रकार से इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने भारत की जो सो कॉल्ड लो कास्ट थी उनके और अमेरिका के जो ब्लैक स्लेव्स थे उनके बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई है, तालमेल बनाने की कोशिश की गई थी, यानी यहाँ के लोगों की स्थिति को उनके साथ जोड़ने का प्रयास किया गया था। तो यहीं पर देखिए, एज दिस एग्जाम्पल शोज, जैसे कि इस एग्जाम्पल से हमें, इस उदाहरण से हमें क्या पता चलता है, फुले एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम टू आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, कि समाज में जिस प्रकार की भी ये क्या है असमानता है, उस सब के खिलाफ इन्होंने ये आवाज़ बुलंद की थी।
ही वॉज कंसर्न अबाउट द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन। वो उच्च जाति की जो महिलाएं थी उनकी जो अपने समाज के अंदर जो स्थिति थी उनसे भी काफ़ी कंसर्न थे, काफ़ी गंभीर थे। द माइजरीज ऑफ द लेबरर, और जो मजदूर वर्ग था वो किस प्रकार के कष्टों सह कर जी रहे थे उनके बारे में। एंड द ह्यूमिलिएशन ऑफ द लो कास्ट, और जो अपमानित हो रहे थे निम्न जाति के लोग उनके बारे में इन्होंने कड़े आलोचना के तौर पर आलोचनात्मक रुख अपनाया था। दिस मोमेंट फॉर द कास्ट रिफॉर्म वाज कंटिन्यूड इन द 20th सेंचुरी। ये लगभग 20वीं शताब्दी तक जो है ये आंदोलन जो है चलता रहा। यहाँ पर किनके द्वारा, लाइक भीमराव अंबेडकर जी, ईवी रामास्वामी नायकर, ये कि जो साउथ के अंदर थे, दक्षिण के अंदर थे, जिन्होंने मंदिरों के लिए भी जो अछूत लोग थे उनके प्रवेश के लिए द्वार खुलवाए थे। आगे यही बताया जा रहा है कि हु कुड एंटर टेम्पल्स, यानी दलित लोग भी क्या कर सकते हैं, मंदिरों के अंदर एंटर कर सकते हैं। अंबेडकर के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने किस प्रकार से क्या किया था। देखिए, अंबेडकर वाज बोर्न इनटू ए महार फैमिली। महार फैमिली जो कि उस समय क्या मानी जाती थी, एक निम्न जाति मानी जाती थी। एज ए चाइल्ड, जब ये एक बच्चे थे तो ये कहाँ एक बार जा रहे थे तो एक प्रकार से क्या होता है, जब ये अपने किसी रिलेटिव के पास जा रहे थे, एक इनका मित्र था, तो जब ये जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ पर कोई जो घोड़ा गाड़ी वाला है जो इनको अपने उस टोंगा के अंदर, रिक्शा के अंदर बैठाने के लिए तैयार नहीं होता है। जबकि ये सूटेड बूटेड थे, अच्छे प्रकार से टाई पहने हुए थे, लेकिन जब इनकी जाति पूछी जाती है तो इनको कोई भी उनके अंदर बैठाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उस अनुभव से इन्होंने आगे क्या इस प्रकार का जो समाज के अंदर जो भेदभाव था इसको मिटाने के लिए उस दिन से कटिबद्ध हुए थे। और उस दिन के बाद इन्होंने ये कसम खाई थी कि समाज से जो असमानता का व्यवहार चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए वो अपना जीवन न्योछावर करेंगे। तो स्कूल के दौरान की कहानी थी ये। इस दौरान क्या होता था, इन स्कूल ही वाज फोर्स टू सिट आउटसाइड। क्लास के अंदर भी, यानी अपने अनुभवों से ये समाज को देखते थे। जब ये पढ़ने जाते थे तो इनको क्लास से बाहर बैठाया जाता था, ऑन द ग्राउंड, धरातल के ऊपर, एंड वाज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स दैट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज। और जिन नलों का पानी, जिन नलों से पानी अपर कास्ट के लोग पीते थे, बच्चे पीते थे, वहाँ से इनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जब इन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की, ही गोट ए फेलोशिप टू गो टू यूएस। तो इनको वहाँ से क्या मिलता है, वहाँ से इनको भीमराव अंबेडकर जी को फेलोशिप मिल जाती है, एक स्कॉलरशिप मिल जाती है, और ये यूएस अमेरिका पढ़ने के लिए चले जाते हैं, हायर स्टडी के लिए। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1990, कब आए थे यूएस से, 1919 के जब अंदर ये भारत आए, ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट। इसने बहुत ही कड़े आलोचनात्मक शब्दों से जो सो कॉल्ड अपर कास्ट थे उनके बारे में, उस समाज के बारे में लिखना शुरू किया। और इन्होंने 1927 के अंदर क्या हुआ, अंबेडकर जी स्टार्टेड टेम्पल एंट्री मूवमेंट। इन्होंने मंदिर प्रवेश द्वार के लिए अपना एक अभियान शुरू किया था, जिसके अंदर, क्योंकि इससे पहले जो निम्न जातियां थी उनको मंदिरों में या जहां से अपर कास्ट लोग पानी भरते थे उन कुओं से पानी भरने के लिए इनको इजाज़त नहीं थी। तो यहाँ से वो अपने एक जो महार कास्ट के जितने भी फॉलोवर हुए उन्होंने इसका साथ दिया, और फिर मंदिरों के लिए, दलितों के लिए मंदिरों के द्वार खुलवाने का भी इन्होंने काम किया था। इस प्रकार से अंबेडकर जी लेड 3 सच मोमेंट्स। इन्होंने इस प्रकार के 3 ऐसे आंदोलन चलाए थे। कौन कौन से, एक 1927 के अंदर जो मंदिर के लिए था, और एक 1935 के अंदर इस प्रकार का आंदोलन चलाया था। हिज एम वॉज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिसेस विद इन द सोसाइटी। उन्होंने ये क्यों किया ऐसा, ये समाज के अंदर ये दर्शाने के लिए कि हर एक जाति का अपना क्या है, वजूद है। ये जो जाति संबंधी जो पूर्वाग्रह हैं इनको एक तरह से समाज से ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये सब तरीके अपनाए थे। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या कुछ। ये देखिए, ये टेम्पल का जो सीन दिया गया है यहाँ पे, ये इसीलिए दिया गया है ताकि लोग उस समय जो देखते थे इनको कि ये महार जातियाँ जो हैं ये मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर एक ईवी रामास्वामी नायकर जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यानी अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों ने क्या किया है, अपना योगदान दिया है। उन सभी के योगदानों को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ईवी रामास्वामी नायकर, ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट था। इन्होंने गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन के प्रणेता थे। ये इन द अर्ली 20th सेंचुरी द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। कौन सा आंदोलन चलाया गया था, गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन चला गया था। किनके द्वारा चलाया गया था, द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण काज।
कौन सी जातियों के द्वारा? जो ब्राह्मण जातियां नहीं थी उनके द्वारा। दैट हैड अक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त की थी। कौन लोग? जो ब्राह्मण जाति से या सो कॉल्ड अपर कास्ट से संबंधित नहीं थे, निम्न कास्ट के वेल्दी और इन्फ्लुएंसी जो लोग थे, उन्होंने जिन्होंने एजुकेशन को ग्रहण किया था, शिक्षा प्राप्त की थी। दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर हेयर्स ऑफ आर्यंस। उन्होंने क्या दावा किया? उन्होंने तर्क दिया कि जो ब्राह्मण लोग हैं ये आर्यों के वंशज हैं, इन्वेडर्स जो कि आक्रमणकारी रहे हैं, घुसपैठिया रहे हैं फ्रॉम द नॉर्थ, उत्तर भारत की तरफ से, यानी ये हम कहें कि मध्य एशिया की तरफ से आने वाले लोग हैं। हु हैड कंक्वायर्ड साउदर्न लैंड्स, जिन्होंने दक्षिणी क्षेत्रों को जीत लिया था। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन, और जो यहाँ के वास्तविक मालिक थे, कौन? द्रविडियंस रेसेस, जो इंडिजेनियस, जो यहाँ की वास्तविक नस्लें थी, उनको इन्होंने पराजित करके इन क्षेत्रों पर कब्जा किया था। दे ऑल्सो चैलेंज्ड ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर, और जो ब्राह्मण जो लोग इतना दावा करते थे उनको इन्होंने क्या किया? चैलेंज किया था। ये कौन थे? देखिए, ईवी रामास्वामी नायकर। और इनको किस नाम से जाना जाता है? पेरियार के नाम से जाना जाता है। पेरियार से आप जान गए होंगे कि ये केरल के आसपास वाले इलाके में रहते थे। एज वाज कॉल्ड, ये क्यों इनको प्यार से पेरियार के नाम से जाना जाता था। कैम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, ये एक मध्यम वर्ग से आते थे। इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन एक्सेप्टिक इन हिज अर्ली लाइफहुड, ये क्या थे? एक सन्यासी थे अपने आरंभिक जीवन में। एंड हैड स्टडीड संस्कृत, इन्होंने संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था, सावधानी पूर्वक संस्कृत ग्रंथों को पढ़ा था, प्राचीन ग्रंथों को। बाद में इन्होंने क्या किया? ही बिकम ए मेंबर ऑफ द कांग्रेस, ये कांग्रेस के क्या बन गए थे? सदस्य बन गए थे। यानी ये भी अपने ही अनुभवों से समाज को देखते थे, और एक बार जब ये कांग्रेस के सदस्य थे तो वहां पर इनके साथ क्या होता है? एक बार असमानता का व्यवहार इनके साथ किया जाता है। ओनली टू लिव इट इन डिसगस्ट, विरोध के अंदर असंतुष्ट होकर के इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था। व्हेन ही फाउंड दैट एट ए फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनलिस्ट, कि राष्ट्रवादियों के द्वारा एक भोज का निर्माण किया गया था, एक भोज का आयोजन किया गया था। सीटिंग अरेंजमेंट फॉलोड कास्ट डिस्कनेक्शन, और जो सीटिंग अरेंजमेंट था इसके अंदर जातीयता को तवज्जो दी गई थी, जातीयता को महत्व दिया गया था। दैट इज द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट ए डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट, कि जो निम्न जाति के जो नेता लोग थे उनको अपर जाति के लोगों से दूर बैठाया गया था यहाँ पर। कन्विंस्ड दैट अनटचेबल्स हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी, ये विश्वास करके कि अब किनको, जो शो का कोल्ड जो लो कास्ट हैं, उनको अपने महत्व के लिए, अपने मान मर्यादा के लिए अब लड़ना पड़ेगा। पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, आत्म सम्मान का जो आंदोलन था वो किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था आपका ईवी रामास्वामी के द्वारा। कब चलाया गया था? कौन सी घटना से प्रेरित होकर के? कि जब ये एक जो नेशनलिस्ट के द्वारा एक फीस्ट दी जा रही थी, आयोजन करवाया किया गया था, वहाँ पर जो अनटचेबिलिटी को देखा गया था, तो वहाँ पर इस चीज़ को, इससे प्रभावित होकर इन्होंने इसका जो ये अपना एक आंदोलन तैयार किया था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ही आर्ग्यूड दैट अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ एन ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडियन कल्चर। इन्होंने ये दावा किया कि यहाँ के जो निम्न जाति के लोग हैं वो तमिल लोग या द्रविडियन लोग हैं, ये यहाँ की वास्तविक संस्कृति के संरक्षक हैं, विच हैड बीन सब्जुगेटेड बाई ब्राह्मण से, जिनका कि दमन किन्होंने कर दिया? ब्राह्मण लोगों ने कर दिया। ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज सा सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटी एज गॉड गिवन। उन्होंने कहा कि समाज के अंदर सभी जातियों ने धार्मिक, जो कि अपने आप को एक आधिकारिक तौर पर देखते हैं, इसके अंदर ये भगवान ने यहाँ पर क्या नहीं भेजी है? असमानता नहीं भेजी है। यहाँ के जो सो कॉल्ड अधिकारी हैं, इन्होंने समाज के अंदर ये इस प्रकार का बवंडर फैलाया है। अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्फ, अब जो अनटचेबल हैं, अछूत लोग हैं, उनको अपने आप को आज़ाद कराना होगा। देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजियस इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वलिटी, सभी धर्मों से अपने आप को मुक्त कराना होगा ताकि वो समाज के अंदर समानता प्राप्त कर सकें। पेरियार वाज एन आउटस्पोकन क्रिटिक्स ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, यानी जो हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयां थी उनके भी ये कटु आलोचक थे। स्पेशली द कोर्स ऑफ मनु, जो मनु सिद्धांत था उसके सबसे बड़े आलोचक थे। द एंशियंट लॉ गिवर, मनु कौन माना जाता है? भारत का सबसे प्राचीन जो कानून दाता है, उनके
व्याख्यानों का भी इन्होंने क्या किया है, कटाक्ष किया है। एंड द भगवत गीता के बारे में भी इन्होंने कटाक्ष किया, रामायणा के बारे में भी इन्होंने कटाक्ष किया है। ही शेयर्ड दैट दीज टेक्स्ट हैड बीन यूज्ड टू एस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स ओवर लो कास्ट। इन्होंने बताया कि जो महिलाएं हैं कौन सी निम्न जाति की, या महिलाएं अपर कास्ट की हैं, ऊपर जाति की हैं, या सो कॉल्ड जो निम्न जाति के पुरुष हैं, उन पर अपना आधिपत्य ब्राह्मणों को जताने के लिए इन किताबों की रचना की गई है। दीज अजर्सन्स डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। देखिए इस प्रकार के जो व्याख्यान दिए गए हैं तो क्या ये बगैर चुनौती के चले गए? इनका भी काफी बहिष्कार हुआ। द फोर्सफुल स्पीचेस, राइटिंग्स एंड मूवमेंट्स ऑफ लोअर कास्ट लीडर डिड लीड टू रीथिंकिंग एंड सम सेल्फ क्रिटिसिज्म अमंग अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर्स। क्या हुआ देखिए, जब इस प्रकार के निम्न जाति से विभिन्न प्रकार के नेताओं ने इस प्रकार की आलोचनाएं करनी शुरू की, तो वहीं से जो अपर कास्ट के कुछ जो महान लोग थे उन्होंने भी इनकी आलोचना करनी शुरू की। और किस प्रकार से फिर उनके नेताओं के द्वारा उनकी आलोचना होने पर जो ऑर्थोडॉक्सी हिंदू सोसाइटी थी उसने भी अपने इनके प्रति क्या करना शुरू किया, रिएक्शन देने शुरू किए। और यहीं पर एक सनातन धर्म जो सभा थी उसका भी जिक्र देखने को मिलता है। भारत धर्म महामंडल था जो कि दक्षिण के अंदर था, उन्होंने भी इनके ऊपर आलोचनाएं करनी शुरू की थी। एंड एसोसिएशंस लाइक ब्रह्म सभा इन बंगाल, जो ब्रह्म सभा किसके द्वारा गठित की गई थी, आपकी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1830 के आसपास का जो समय था उस दौरान, 1828 के अंदर इसके गठन किया गया था। तो उस सभाओं ने भी इन पर कड़ी आलोचना करना शुरू किया था। द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज एसोसिएशंस, इनका देखिए प्रमुख उद्देश्य क्या था। ये सभी संस्थाएं इस प्रकार की आलोचनाएं कर रही थी तो प्रमुख उद्देश्य क्या था? द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज एसोसिएशन वाज टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शन एज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ हिंदुइज्म। क्यों इन्होंने किया था? क्योंकि ये हिंदू सभा है या सनातन धर्म सभा थी, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जो नेता लोग विभिन्न प्रकार के तर्क दे रहे थे उनका कटाक्ष करने की कोशिश की थी, ताकि हिंदू धर्म के अंदर ये जो डिस्टिंक्शंस बनाए गए हैं इनको जारी रखा जा सके। एंड शो हाउ दिस वाज सेंसस्ड बाय स्क्रिप्चर्स, और इनको स्क्रिप्चर्स यानी जो पुरातन पुस्तकें थी उनका व्याख्यान दे करके इन बताया जाता था कि ये उनके द्वारा सैंक्शन्ड हैं, प्रमाणित हैं। डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स ओवर कास्ट कंटिन्यूड बियॉन्ड द कॉलोनियल पीरियड, यानी ये जो अपना औपनिवेशिक शासन आता है उस समय तक इन सब के ऊपर क्या चल रहे थे, बहसें चल रही थी, मुबाहिसें चल रही थी। तो इस प्रकार से ये सारा सिस्टम जो है चल रहा था उस दौरान। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेरियार ऑन वुमेन, यानी महिलाओं के बारे में इन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाया था कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो भी क्या हैं, गिफ्टेड हैं। उनको अपने पत्नी जो उनके पति हैं उनके द्वारा या उनके जो फादर्स हैं उनके द्वारा इनको क्या दिए जाने चाहिए, छूट दी जानी चाहिए। बताते हैं कि दे हैड बीन गिफ्टेड अवे टू देयर हस्बैंड्स एंड दे बिलोंग टू देयर हस्बैंड्स प्लेस। अपने पति के यहाँ जाकर के अपने पति के संदर्भ से वो अपने इस प्रकार के क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान है वो अर्जित कर सकती हैं। महिलाएं भी, महिलाओं को भी ज्ञान अर्जित करने का अधिकार होता है। तो ये कुछ संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि विभिन्न जो उस समय के समाज सुधारक थे उनके द्वारा संचालित की गई थी, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो डिटेल स्टडी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है ये आपको अच्छी लगेगी और यहाँ से आप विभिन्न प्रकार के जो तथ्य बनाए जा रहे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन भी बना पाएंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।